नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लालमन और मैं आपका स्वागत करता हूं अध्याय 10 के एपिसोड नंबर 5 में। आज के एपिसोड में हम किन किन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार देखते हैं। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। साथ ही साथ यह भी हम सीखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लेंगे तो वहां पर इससे 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक मिरर रखा रहेगा और उसके सामने कुछ वर्ड लिखे रहेंगे और पूछेगा कि इसका इमेज क्या बनेगा। तो उसको भी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। आपको बहुत कुछ बढ़िया सीखने को मिलने वाला है और आप यह सीखने के बाद किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग का होगा। इससे पहले हम यह देखते हैं कि कल के वीडियो यानी कि एपिसोड नंबर 4 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो एपिसोड नंबर 4 में हमने देखा था कि जो दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या तथा उसके फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट संबंध है। और हमने यह सीखा था कि इसके बीच जो संबंध होता है, यानी कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी स्मॉल एफ का, दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या यूं कह लें कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद हमने देखा था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं जिसकी मदद से आप दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो 3 नियम हमने आपके साथ डिस्कस किया था। पहला नियम आपको बताया गया था कि अगर कोई ये आपके सामने एक अवतल दर्पण है तो इसके सामने से अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम इसका बिल्कुल उल्टा था कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस में से ही होकर आ रही है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम हमने पढ़ा था कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र में से होकर आ रही है तो वह अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। इन्हीं तीनों नियमों का प्रयोग करके हम अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब बनाना सीखे थे। साथ ही साथ बने हुए प्रतिबिंब की आपेक्षिक आकार तथा उसकी प्रकृति के बारे में भी हम सीखे थे। आज हम अब सीखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तुएं रखी गई है तो उनका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा और उनकी प्रकृति कहां पर है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है कि जब वस्तु अनंत पर है और दूसरी स्थिति होती है कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच कहीं पर भी आप रख दो। तो जब आप वस्तु को दर्पण यानी कि ध्रुवी और अनंत के बीच कहीं पर रखेंगे तो अब इसके बीच में आप कहीं पर भी रख दो, वो एक ही स्थिति में गिना जाएगा। तो केवल आपको 2 स्थितियां पढ़ना है और 2 ही स्थितियों में इसके सामने प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्तु अगर अनंत पर रखी गई हो। अनंत का मतलब क्या कि वस्तु दर्पण से बहुत दूर रखी गई हो। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो आइए रे डायग्राम से हम इसको समझते हैं। तो अगर वस्तुएं अनंत पर स्थित होती हैं तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, वो एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर हो जाती हैं। तो ये किरणें मान लीजिए कि अनंत से चल के आ रही, यह किरण अनंत से चल के आ रही है। इसी तरीके से एक दूसरी किरण ये भी कहां से चल के आ रही है? अनंत से चल के आ रही है। और नियम क्या कहता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात ये किरणें जो होती है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है।
तो ये किरण सीधे इस डायरेक्शन में यहां से निकल जाएगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई वस्तु अनंत से ये किरणें आ रही हैं, अनंत पर स्थित है, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वह फोकस पर बना है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना है? फोकस पर बना है। तो स्थिति आपका हो गई, स्थिति फोकस पर, मुख्य फोकस पर बना है। आकार क्या होगा? बिंदु आकार का होगा, बहुत छोटा होगा। बिंदुवत का मतलब बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा होगा? क्योंकि किरणें अपने आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हमको जबरदस्ती एक दूसरे से कटवाना पड़ रहा है, तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो आभासी होगी। आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। यानी कि उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है, और उसका आकार क्या होगा? बिंदु का आकार का, यानी कि बहुत छोटा बनेगा। और उसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा होगा। अब दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि वस्तु जब अनंत तथा दर्पण के बीच कहीं पर रखी गई हो, यानी कि दर्पण ये रहा, दर्पण के सामने का जितना स्पेस इधर है सब उधर अनंत है, इसके बीच में आपने वस्तु को रखा है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा? तो रे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो पहली किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आई, और जब मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आई तो दर्पण से जब इसका परावर्तन होगा तो ये क्या होगी? ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर आ रही है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है। और दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से लेकर जाते हैं, तो वक्रता केंद्र से आने वाली जो किरण होती है वह बिना परावर्तित हुए सीधे अपने मार्ग से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये किरण जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है। ये किरण आ रही है और इसी रास्ते से होके जा रही है, और हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। अब ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काट रही है, यहीं पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यह वस्तु AB है, यहां पर देख रहे हैं कि प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है A' B'। तो उत्तल दर्पण के सामने अगर आप वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर भी रखेंगे तो स्थिति जो प्रतिबिंब की आएगी, स्थिति प्रतिबिंब की जो होगी वो P तथा F के बीच ही होगी, P तथा F के बीच होगी। यानी कि दर्पण तथा मुख्य फोकस के बीच ही प्रतिबिंब बनेगा। आकार क्या होगा? छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार आपको दिखाई दे रहा है कि छोटा बना हुआ है। प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा बनेगा। तो याद रखने योग्य बातें, उत्तल दर्पण द्वारा केवल दो स्थितियां होती है प्रतिबिंब बनाने की, और जब वस्तु पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। बिंदु की आकार का बनेगा, साथ ही साथ आभासी तथा सीधा बनेगा। ये आपको याद रखना है। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच कहीं पर भी आप रख दिए हैं तो आप रे डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। पहली किरण आप लेके आएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और जब मुख्य अक्ष के समांतर लेके आएंगे तो ये जो दर्पण आपको दिख रहा है ना, ये इसको दिशा दिखा देगा, यानी कि इसको परावर्तित कर देगा, उसको उसी माध्यम में वापस भेज देगा। तो ये देखिए दर्पण ने इसको इसी माध्यम में वापस भेज दिया है।
तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो किरण है ना, ये मुख्य फोकस से होकर आ रही है, ऐसा प्रतीत होगा। दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र की तरफ लेकर आएंगे तो दर्पण तो अंदर जाने नहीं देगा, ये इसको पुनः वापस भेज देगा। लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि ये जो किरण अभी वक्रता केंद्र की तरफ आ रही थी, अब यह वक्रता केंद्र से होकर वापस जा रही है उसी माध्यम में। तो ये दोनों किरणें डार्ट लाइन द्वारा जहां एक दूसरे को काटी है, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है। डार्ट लाइन द्वारा किरणें काटी हैं, वास्तव में नहीं काटी है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी सीधा बना है। और प्रतिबिंब जो बना है छोटा बना है, और कहां पर बना है? P तथा F के बीच। यानी कि उत्तल दर्पण के सामने अनंत को छोड़ करके आप वस्तु को कहीं पर भी रख दे तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा ध्रुव P तथा फोकस F के बीच ही होगा। छोटा बनेगा प्रतिबिंब तथा आभासी और सीधा बनेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और उनका रे डायग्राम बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का, यानी कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वर्ड लिखा गया है तो उसका प्रतिबिंब आप कैसे बनाएंगे? समतल दर्पण द्वारा बने और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को ध्यान में रखते हुए समतल दर्पण, तो ये टॉपिक आपका रिवाइज भी हो जाएगा। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? पहली विशेषता होती है कि प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है। दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है। दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है, यानी कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी रहेगी उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। दूसरी विशेषता क्या होगी? सेम आकार का बनता है, यानी कि वस्तु के बराबर बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट विशेषता क्या होती है जो कि इंपॉर्टेंट है? प्रतिबिंब का पार्श्व उत्क्रमणीयता होती है। पार्श्व उत्क्रमणीयता, पार्श्व उत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि आंशिक बदलाव आएगा, यानी कि लेफ्ट का राइट और राइट का क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी F होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो सदैव कितना होता है? 1 होता है। आवर्धन को हम से प्रदर्शित करेंगे, अभी हम आगे इसके बारे में और भी डिस्कस करने वाले हैं। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की ये विशेषताएं होती हैं। अब इन्हीं विशेषताओं का प्रयोग करके अगर दर्पण के सामने कोई वर्ड लिखा गया हो, जैसे आपका नाम ही लिखा गया हो, तो उसका दर्पण में इमेज कैसा दिखाई देगा वो हम बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपका हो गया प्लेन मिरर, इसको हम मिरर इमेज भी बोलते हैं। यह नॉन वर्बल रीजनिंग का भाग होता है। इससे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में पूछे जाते हैं। अब इसके सामने हमने वर्ड लिख दिया बी, इसके सामने हमने वर्ड लिख दिया सी, तो इसका इमेज कैसा बनेगा वो हम देखते हैं। तो पहली चीज तो यह जितना दूर बी होगा उतना ही दूर पीछे बनेगा, यानी कि दूरी का मतलब क्या? आप इस दर्पण से चलते हुए वस्तु की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको इस लेटर का क्या दिखाई देगा? सबसे पहले आपको यह उभरा हुआ भाग दिखाई देगा। तो पहले आप बनाएंगे उभरा हुआ भाग, क्योंकि दूरी समान रखना है। इसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो इसका जो इमेज दर्पण में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सी की तरफ आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले सी का ये वाला भाग नहीं दिखाई देगा, सी का सबसे पहले ये वाले भाग दिखाई देंगे।
तो सबसे पहले ये वाले भाग दिखाई देंगे, तो सबसे पहले ये वाले भाग बनेंगे, यानी कि इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान रखना है कि दूरी जो होगी वो समान रहेगी, तो सी इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से और भी लेटर को हम बनाना सीखते हैं। यहां पर आपका रखा गया के, यहां पे रखा गया एल, यहां पे रखा गया एन, यहां पे रखा गया एक्स। अब देखते हैं कि इनका जो मिरर इमेज कैसे बनेगा, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो के का मिरर इमेज इधर कैसे बनेगा, तो आप दर्पण से इधर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये तीर दिखाई देंगे, जो तिरछी लाइन है ये दिखाई देगी। तो पहले आप बनाएंगे तिरछी लाइन, इसके बाद आप बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, तो इसका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। सेम ऐसे ही इधर की तरफ जाएंगे तो पहले आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, फिर आपको वर्टिकल लाइन मिलेगी। यहाँ पर देखिए, इससे इधर की तरफ जाएंगे तो पहले आपको ये वर्टिकल लाइन मिली, फिर आपको ये मिलेगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे। तो एन का मिरर इमेज ऐसा कुछ बनेगा। एक्स के लिए आप देखेंगे तो इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो पहले ए वाली तिरछी लाइन आएगी, तो पहले इस तरीके की तिरछी लाइन आएगी, फिर ये वाली तिरछी लाइन आएगी, तो कुछ इस तरीके से इसका मिरर इमेज बनेगा। अब हम कंबाइन लेटर का मिरर इमेज बनाना सीखते हैं। 5। अब हम ले लेते हैं मैजिक। ऐसे ही लेटर कंपटीशन एग्जाम में लिख कर आते हैं जिनका आपको मिरर इमेज बनाना होता है, मैजिक। और इससे सामने इस तरीके से दर्पण बना दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे इससे मिलते जुलते, जो इसके इमेज मतलब इसका मिरर इमेज जैसा रहेगा, उसमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना होता है। तो आइए देखते हैं इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा। तो आपको सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि इस मिरर से आपको आगे बढ़ना है। जो पहले दिखाई देगा उसको पहले बनाना है, जो बाद में दिखाई देगा उसको बाद में बनाना है। तो आप यहां से चलकर जाएंगे तो पहले आपको सी के ये कर्व वाले भाग दिखाई देंगे, तो पहले सी के कर्व वाले भाग बनेंगे, कुछ इस तरीके से सी बनेगा। फिर आपको आई मिलेगा, इसके बाद आई एज इट इज बन जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। फिर आप जी को जरा ध्यान से देखिए, तो जी में सबसे पहले ये वर्टिकल लाइन छोटी सी मिलेगी, तो पहले आप वर्टिकल लाइन छोटी सी बनाएंगे, फिर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, फिर आपको कर्व करके ऊपर जाना है, फिर आपको कर्व करके इस तरीके से ऊपर जाना है। तो जी का मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर इसके बाद ए है, तो ए में भी कुछ ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। एम है, तो एम में पहले आप क्या देखेंगे, पहले एक वर्टिकल लाइन, फिर छोटी सी ऑब्लिक लाइन, दूसरी ऑब्लिक लाइन, फिर वर्टिकल लाइन। तो इस तरीके से मैजिक का मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप इसको किसी कागज पर लिख करके आप दर्पण के सामने, प्लेन दर्पण के सामने जब खड़ा होंगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। और एग्जांपल से समझते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको मिरर इमेज से संबंधित कोई समस्या नहीं आने वाली आगे। और वर्ड ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं स्किल। स्किल, इसका मिरर इमेज कैसे फॉर्म होगा, तो पहले एल को ध्यान से देखेंगे, दर्पण से इधर की तरफ चलेंगे तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, सेम आगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। आई को आई लिख दीजिए। के लिए पहले इस तरीके से, फिर के बन जाएगा। एस के लिए आप ध्यान से देखिए, तो एस में पहले क्या मिलेगा, ये मिल रहा है, फिर ये वाला भाग मिल रहा है,
तो पहले कुछ इस तरीके से आपका एस बन जाएगा। तो ये स्किल का मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आइए और भी समझते हैं। आप अपने नाम का भी मिरर इमेज इस तरीके से बना सकते हैं तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखकर उनका मिरर इमेज बनाने की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप ये होमवर्क में कर सकते हैं, हम आपको और भी प्रैक्टिस अभी करवा देते हैं। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं हम अपने नाम का ही मिरर इमेज बनाते हैं। अब देखते हैं कि इसका मिरर इमेज कैसा बनता है। नियम को ध्यान में रखते हुए दर्पण से आगे जाएंगे। पहले आपको वर्टिकल लाइन, फिर ऑब्लिक लाइन, फिर वर्टिकल लाइन। ये गलत बना हुआ है, आप जरा ध्यान से देखेंगे। पहले वर्टिकल लाइन, फिर नीचे से आपको ऊपर जाना, ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से ऊपर जाना है, फिर ऊपर से नीचे आना है, ये सही होगा। फिर इसके बाद ए है, ए में पहले आगे वाला बनेगा, फिर बाद वाला बनेगा, बीच में क्रॉस होगा। एम में पहले हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एम बन जाएगा इस तरीके से कुछ। एल के लिए आप क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। उसी तरीके से ए के लिए आप क्या देखेंगे, ए। फिर एल के लिए आप क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस तरीके से हमारे नाम का मिरर इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आइए और भी प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बढ़िया से यह टॉपिक क्लियर होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट समतल दर्पण आपके समतल दर्पण से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा इस टॉपिक को भी आपको क्लियर कर ले, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसको पढ़ना ही है। तो अभी से आप पढ़े रहेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन का मिरर इमेज कैसा बनेगा। ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, इसका मिरर इमेज आप बनाने की कोशिश करिए खुद से। तो इन्हीं नियमों का प्रयोग करके हम आसानी से बना सकते हैं। पहले एन का बनाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे। ओ एज इट इज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। आई में भी कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, सिमेट्रिक है। टी को आप ध्यान से देखेंगे तो टी में भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यह भी क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब सममित है। ए यू भी एज इट इज आ जाएगा। क्यू को आप ध्यान से देखिए, पहले तो क्यू के लिए ये गोला फॉर्म कर लेंगे, फिर इधर से यानी कि ये देखिए थोड़े से दूरी पर है, दूरी पर से कुछ इस तरीके से कर देंगे। ई के लिए पहले आपको हॉरिजॉन्टल 3 लाइनें मिलेंगी, बाद में वर्टिकल लाइन मिलेगी। तो ई का कुछ मिरर इमेज इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से हम समतल दर्पण के सामने लिखे हुए अक्षरों का मिरर इमेज बना सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है वो आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना है कि दर्पण से आगे की तरफ बढ़ना है। दर्पण से जब आगे आप लेटर की तरफ बढ़ेंगे तो लेटर का जो पार्ट आपको पहले दिखाई देगा यानी कि पहले मिलेगा, उसको आपको पहले बना लेना है, जो बाद में मिलेगा उसको आपको बाद में बनाना है। बस इसी रूल को फॉलो करते हुए आप किसी भी लेटर का मिरर इमेज बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चिन्ह परिपाटी, यानी कि दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह परिपाटी। तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं चिन्ह परिपाटी। न्यूमेरिकल लगाते समय यह आपका बहुत मदद करने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर चिन्ह से संबंधित समस्या मैक्सिमम स्टूडेंट को, मैक्सिमम बच्चों को आती है और वह आते हुए सवाल को, आसान सवाल को साइन की वजह से गलत करके आ जाते हैं। तो अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे तो आप अगर चिन्हों में कोई गलती नहीं करेंगे तो इस चैप्टर से या इस टॉपिक से जो भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे।
तो आइए देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करके हम चिन्हों को कैसे ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं मिरर। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। और इधर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसके बाद हम खींचते हैं मुख्य अक्ष। ये रहा आपका मुख्य अक्ष। अब यहां पर हम चिन्हों को डिनोट करते हैं। यहां पर आपका होगा ध्रुव P, यहां पर आपका होगा फोकस F, और यहां पर आपका होगा वक्रता केंद्र C। इसी तरीके से यहां पर भी आप लिखेंगे ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। ओके, अब यहां पर हम XYZ प्लेन भी बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यह आपका जो ध्रुव P यहाँ को रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा, यानी कि यह मूल बिंदु जिसे आप बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी दूरी को आप कहां से मापते हैं? मूल बिंदु से मापते हैं। आप किसी भी दूरी को जब मापते हैं तो आप एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जिसके सापेक्ष में आप दूरी को क्या करते हैं? बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं कि हमारा घर 10 किलोमीटर दूर है, तो यह उतना उचित नहीं होगा। तो सामने वाला आपसे तुरंत सवाल करेगा कहां से 10 किलोमीटर दूर है। जो कहां से का जवाब निकल आकर आएगा वही आपका क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा, यानी कि मूल बिंदु होगा। यानी कि जिसके सापेक्ष आप दूरियों को मापते हैं उसी को मूल बिंदु बोला जाता है। तो हर एक चीजों को मापने के लिए एक मूल बिंदु पहले से स्थापित कर दिया जाता है, एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया जाता है, जिसके सापेक्ष हम क्या करते हैं? दूरियों को मापते हैं। तो यह जो बेंचमार्क होते हैं, जिसे आप रेफरेंस पॉइंट यहां पर बोल रहे हैं, मूल बिंदु बोल रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए जरूरी होते हैं। कभी गांव घर में झगड़े वगैरह हो जाते हैं तो जमीन को लेकर के तो लोग उसी रेफरेंस पॉइंट को ही खोजते हैं जहां से दूरियां सही मेजर करके सबके मतलब बराबर हिस्सा उनको मिल जाए। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट जो क्या है वो आपका ध्रुव P होगा। दर्पण के केस में रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? ध्रुव P होगा। इसे आप यहाँ पर मूल बिंदु भी बोल सकते हैं। तो आप जानते हैं, अगर आप इसे आप x और x डैश बोल दीजिए, और इसे आप बोल दीजिए, नहीं सॉरी, ये आपका होगा y, ये आपका हो जाएगा y, और ये हो जाएगा y डैश, ये आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश। तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर जितनी भी दूरी मापी जाएगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी, और इसके नीचे जो दूरी मापी जाएगी वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो सबसे पहले हम
हम ये नियम के माध्यम से समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, फिर हम चतुर्थांश के माध्यम से भी आपको समझा देंगे। तो नियम, पहला नियम कहता है कि नियम 1 कि जो सभी दूरियां होंगी दर्पण में, जो सभी दूरी होगी वो आपको ध्रुव से ही मापना है, यानी कि दर्पण के ध्रुव से ही सभी दूरियों को आपको मापना होगा। पहला नियम आपको दूरियां ध्रुव P से मापना है। तो कोई भी दूरी आप जब भी आप मापेंगे तो वह कहां से मापेंगे, ध्रुव P से ही मापेंगे। दूसरा रूल कहता है कि प्रकाश की किरण की दिशा में, तो प्रकाश की किरण हमेशा दर्पण के सामने से आएगी, यानी कि दर्पण जो यह है तो दर्पण के हमेशा आप यूं कह लें कि लेफ्ट साइड से ही आएगी। तो जो प्रकाश की किरण की दिशा में कोई भी दूरी मापेंगे तो वो आप धनात्मक लेंगे। दूसरा नियम, प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में अगर जाएंगे तब आप दूरी क्या मापेंगे, निगेटिव मापेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको दूरियों को धनात्मक लेना है। मुख्य अक्ष से नीचे अगर आपको आना है तो आपको दूरियां निगेटिव लेना है, मतलब ऋणात्मक लेना है। बस अगर ये आपको याद है तो आप इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी दूरी को अगर मापेंगे तो आप क्या करेंगे, उनके चिन्ह को आप सही से रख पाएंगे। तो नियम को ध्यान से समझिए। अगर आप किरण की दिशा, आप किरण हमेशा इधर लेफ्ट साइड से आएगी, तो किरण की दिशा में अगर आप इधर की तरफ जाएंगे, यानी कि यह ध्रुव P है तो ध्रुव P से इधर की तरफ जाएंगे, क्योंकि किरण इधर की तरफ जा रही है। तो ध्रुव किरण की दिशा में जितना भी दूर जाएंगे, यानी कि P से राइट साइड में जितनी भी दूरी आप मापेंगे क्या होगी, धनात्मक होगी। क्लियर है। अब किरण इधर आएगी तो इसकी विपरीत दिशा क्या होगी, इधर होगी, यानी कि ध्रुव P से अगर लेफ्ट साइड में आप जा रहे हैं, ध्रुव P से आप किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो आपको उन दूरियों को क्या करना है, ऋणात्मक लेना है। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर आप मुख्य अक्ष से ऊपर जा रहे हैं, मुख्य अक्ष से कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो आपको दूरियां क्या करनी है, धनात्मक मापनी है। अगर मुख्य अक्ष से नीचे आ रहे हैं तो आपको दूरियां क्या करनी है, ऋणात्मक मापनी है। उसी तरीके से उत्तल दर्पण के केस में भी होगा, यानी कि अगर कोई किरण की दिशा में कोई भी दूरी आप मापेंगे तो धनात्मक, किरण के विपरीत दिशा में कोई भी दूरी आप मापेंगे तो ऋणात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक। तो इस तरीके से आपको चिन्हों को ध्यान में रखना है। एक बार फिर से समझिए, इन नियमों को याद रखिए। सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से ही मापना है और कहीं से नहीं मापना है, यानी कि यहाँ पे दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु है जिसे आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। अगर इस ध्रुव के राइट साइड में आप जा रहे हैं, यानी कि प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हैं, तो दूरियों को आपको धनात्मक लेना है। इस P से अगर लेफ्ट में जा रहे हैं, यानी कि प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो आपको दूरी को ऋणात्मक लेना है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से ऊपर जाएंगे, मुख्य अक्ष से कोई भी दूरी ऊपर मेजर करेंगे तो उसे आप धनात्मक लेंगे, और मुख्य अक्ष से कोई दूरी आप नीचे मेजर करेंगे तो उस दूरी को आप क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। इन नियमों को अगर आप याद है तो आपको सवाल लगाते समय, न्यूमेरिकल करते समय कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अगर इसको आप निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से भी समझना चाहते हैं तो भी समझ सकते हैं। तो अगर यह x x है और यह y y डैश है, तो पहले चतुर्थांश में सभी चीजें क्या होती हैं, धनात्मक होती है। पहले चतुर्थांश में सभी चीजें यानी कि x y दोनों दूरियां धनात्मक होती हैं। दूसरे चतुर्थांश में x नेगेटिव हो जाता है और y को क्या रखना होता है, पॉजिटिव रखना होता है। तीसरे चतुर्थांश में आते हैं तो x निगेटिव और y भी क्या होता है, निगेटिव होता है। और चौथे चतुर्थांश में आपको y निगेटिव मिलता है और x क्या मिलता है, y आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, और x क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। बट आपके लिए आसानी क्या होगी कि आप केवल इन तीनों नियमों को याद रखें कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाएंगी। आपको याद हो रहा होगा अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो। किरण की दिशा में अगर कोई दूरी को आप माप रहे हैं
तो उनको हम धनात्मक लेंगे। किरण के विपरीत दिशा में अगर किसी दूरी को आप माप रहे हैं तो उनको हम ऋणात्मक लेंगे। मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ कोई दूरी माप रहे हैं तो धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे कोई दूरी माप रहे हैं तो ऋणात्मक लेंगे। दैट इज, यही आपको याद रखना है। तो अब निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से क्या होगा, यहां पर देखिए इधर की दूरी प्लस ऊपर की दूरी प्लस, यहां पे देखिए इधर की दूरी यानी एक्स अक्ष पर माइनस, किरण के विपरीत होगा वाई अक्ष पर प्लस, ऊपर की तरफ प्लस। इधर आइए, इधर की दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक, नीचे की दिशा में आएंगे तो ऋणात्मक। यहां पर देखिए इधर की दिशा में जाएंगे यानी कि एक्स अक्ष पर इधर की दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव, वाई अक्ष पर नीचे की दिशा में आएंगे तो निगेटिव। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आसान क्या होगा, ध्रुव P से सभी दूरी को मापना है। प्रकाश किरण की दिशा में तो पॉजिटिव, किरण के विपरीत दिशा में तो निगेटिव, मुख्य अक्ष से ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष से नीचे निगेटिव। दैट इज, तो अब इन चीजों को पढ़ने के बाद आप निष्कर्ष क्या निकालते हैं, तो अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि इनको पढ़ने के बाद आपने क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उन चीजों को आपको ध्यान से देखना है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, ये कंक्लूजन आपको बहुत मदद करेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम फोकस दूरी की बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ध्रुव P के लेफ्ट साइड में है, यानी कि प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। पहला कंक्लूजन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ये सदैव पॉजिटिव हुई। शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को आपको हमेशा क्या रखना है, धनात्मक रखना है। क्लियर है। अब देखिए इसी तरीके से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तल नहीं, ये ऊपर आपका गलत लिखा गया है, आप इसे हम करेक्ट कर देते हैं। ये जो आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होगी, क्योंकि आप प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं, तो यह दूरी सदैव आपको ऋणात्मक लेना है, ऋणात्मक लेना है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो f होती है वो सदैव धनात्मक ली जाती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है। यानी कि जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां पर अगर दर्पण अवतल है तो आपको f की वैल्यू माइनस में रखनी है, अगर उत्तल दर्पण आपका उत्तल है तो f की वैल्यू आपको प्लस में रखनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु होती है, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण के सामने वस्तु हमेशा रखेंगे, यानी कि अगर दर्पण से वस्तु की दूरी मापना है तो आप ध्रुव से जब चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी को भी हमेशा ऋणात्मक ही रखना है। दर्पण से वस्तु की दूरी को हमेशा क्या रखना है, ऋणात्मक रखना है। यानी कि अगर न्यूमेरिकल में आपको u की कुछ वैल्यू दी गई है, आंकिक मान दिया गया है, तो उसकी वैल्यू आपको माइनस में ही रखनी है। ओके, ये चीजें आप कंक्लूजन पर पहुंच गए। और क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, अगर प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक। प्रतिबिंब अगर वास्तविक है
तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं, तो v की वैल्यू क्या होगी? अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो v यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को आप प्लस में रखेंगे या माइनस में। तो आपने जब रे डायग्राम खींचा था तो आपने क्या देखा था कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बना था तो वह ध्रुव P के लेफ्ट साइड में बना था। यानी कि अगर आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मापे वास्तविक प्रतिबिंब के केस में, तो आप प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जाएंगे। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को भी ऋणात्मक रखना है। तो आभासी के लिए क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को आपको पॉजिटिव लेकर चलनी है, पॉजिटिव लेकर चलनी है। तो ये कुछ निष्कर्ष निकल कर आ गए। और भी निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु को हमेशा आप कहां पर रखेंगे? ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही तो रखेंगे। वस्तु को हमेशा आप कहां पर रखेंगे? मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे। और नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO का मतलब होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई भी हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव लेनी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम शॉर्ट में लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज, HI, H फॉर हाइट, I फॉर इमेज। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर पॉजिटिव होगी, अगर प्रतिबिंब सीधा होगा, कैसा होगा? सीधा। तो सीधा होगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनेगा, तो पॉजिटिव लेंगे। हाइट ऑफ इमेज ऋणात्मक होगी अगर प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। अगर प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। तो ये कुछ हमने निष्कर्ष निकाल पाए हैं इन नियमों को ध्यान में रखते हुए। एक बार फिर से हम इनको समराइज कर देते हैं। नियम क्या कहता है कि दर्पण से किसी भी दूरी को अगर आपको मापना है तो आप ध्रुव से ही मापेंगे, यानी कि ध्रुव से ही आप मापना शुरू करेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर आप दूरी प्रकाश किरण की दिशा में मापते हैं तो उसे धनात्मक लिया जाएगा। अगर आप दूरी प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में मापते हैं तो उसे ऋणात्मक लिया जाएगा। अगर आप दूरी मुख्य अक्ष से ऊपर जाते हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर मापते हैं तो उसे भी क्या लिया जाएगा? धनात्मक। अगर आप दूरी मुख्य अक्ष से नीचे मापते हैं तो उसे क्या लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जितने टॉपिक कवर करने के लिए बोला था, हमने सभी टॉपिक को अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है। हमें उम्मीद है कि आपको सभी टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कोचिंग वाले भैया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।